पहचान रखें। थैंक यू नारायण। मेरा एड्रेस शुरू करने से पहले सम्मान्य मंच पर बैठे मेरे गुरु प्रोफेसर एनसी बरवर सर, साथी नारायण और वंश, और सामने बैठे सभी सम्मान्य समाज के, मैं से कहूँगा अग्रणी लोग जो इस समाज को एक नई दिशा देने के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं, उनको मेरा नमन। इस सेशन के लिए जब मुझे इनवाइट किया गया था तो मुझे एक छोटी सी जिम्मेदारी दी थी कि उस दिन बहुत सारे युवा आएंगे और वो युवा एक सपना देखते हैं कि जैसे हम दुनिया के दूसरे देशों का नाम सोचते हैं कि वो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं। हम सुनते हैं कि अमेरिका ने ये बना लिया, चाइना ने ये बना लिया, जापान ने ये बना लिया, तो उनके मन में कहीं एक शंका रह जाती है कि क्या हम कर सकते हैं। तो आज मेरा ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा इसी सवाल को फोकस करते हुए है। सबसे पहले तो हम इस बारे में बात करते हैं कि ऐसा क्या बदल गया, ऐसा क्या नहीं था 10 साल पहले कि ये शब्द जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ड है, इसको 10 साल पहले हम सिर्फ इंजीनियरिंग डोमेन में या यूँ कहें कि बहुत बड़े कॉरपोरेट हाउसेस में सुना करते थे, पर पिछले 10 सालों में ये शब्द हर घर में है। तो ऐसा क्या बदल गया, तो इसको बहुत आसान शब्दों में समझाते हुए बताता हूँ। आज से 50 साल पहले भी हम इस तरह के मॉडल डेवलपमेंट पे, इस तरह के सिस्टम्स बनाने पे काम करते थे जो खुद से डिसीजन ले सकें। पर पिछले 10 सालों में हमने कुछ ऐसी टेक्निक्स फाइंड आउट की है जिसको कि हमको सिखाना नहीं पड़ता, हमको बस उसको एग्जांपल्स देने हैं, हमको उसको बहुत सारा डेटा देना है, वो उस डेटा के बेसिस पे खुद सीखता है। और ये बहुत बड़ा बदलाव है। आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले अगर किसी को एआई सिस्टम बनाना था तो उनको बहुत वेल एजुकेटेड, वेल स्किल्ड इंजीनियर्स की ज़रूरत थी जो बहुत सारा दिमाग लगाते, एल्गोरिथम्स बनाते, मॉडल ट्रेन करते और फिर एक एआई सिस्टम तैयार होता था। पर आज हम उस समय में हैं जब अगर मुझे एक नया एआई सिस्टम तैयार करना है तो मुझे बस अच्छा डेटा चाहिए। अगर मेरे पास अच्छा डेटा है, नहीं भी है, अगर मेरे पास ऐसे लोग हैं जो एक डेटा के बेसिस पे एक अच्छा सिस्टम तैयार कर सकते हैं, तो मैं एक एआई सिस्टम बना सकता हूँ। और आप जानकर हैरान नहीं होंगे कि अगर बात डेटा की आ जाए तो दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कुछ ही देशों की है, और जितना डेटा इंडिया जनरेट करता है उतना कोई नहीं करता। भारत सरकार ने पिछले 10 साल 12 साल में इतने सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं हमारी सोसाइटी को, हमारे देश को डिजिटल बनाने के लिए। आज हम देखते हैं कि ऑलमोस्ट हर गवर्नमेंट प्रोसेस किसी ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू होता है, सारा डेटा कलेक्शन ऑनलाइन तरीक़ों से होता है। हमारे छोटे छोटे सामाजिक पहलुओं का डेटा गवर्नमेंट के पास डिजिटल फॉर्म में अवेलेबल है। और जब हम कहते हैं कि जब गवर्नमेंट डेटा कलेक्ट कर रही है तो क्या लगता है आपको कि बिजनेसेस डेटा कलेक्ट नहीं कर रहे हैं? बिजनेसेस भी उतना ही इम्पोर्टेंट डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। आज की डेट में किसी भी देश को अगर अपना सिस्टम तैयार करना है, वो इंडिया को इग्नोर करके नहीं कर सकता। उसका कारण है, ना सिर्फ हम डेटा में रिच हैं बल्कि हम कंज्यूमर में भी रिच हैं। आज अगर कोई नया सिस्टम बनाता है और वो इंडिया को इग्नोर कर दे, मान ले कह दे कि नहीं हम इंडिया वालों के लिए नहीं बना रहे हैं, तो उनका मार्केट शेयर बहुत छोटा हो जाएगा। आज से 25 साल पहले, कुछ 1999-2000 के समय कहते हैं कि एक टेक्नोलॉजी बूम आया था, WW बूम आया था, इंटरनेट बूम आया था। उस समय इंडिया उस जगह तैयार नहीं था, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, हमारे पास इंजीनियर्स तब भी थे। अगर हम कहें कि 2000 में हमारे पास इंजीनियर्स नहीं थे तो ये ठीक नहीं है। 2000 में भी इंजीनियर्स हमारे पास थे, तब भी टेक्नोलॉजी हमारे पास थी। बस फ़र्क इतना था कि हमारा जो कंज्यूमर है, हमारा जो समाज है, वो उस वक्त तैयार नहीं था, उसके पास वो डिजिटल टेक्नोलॉजी की रीच नहीं थी। तो इंडिया में कोई इंजीनियर कोई नया प्रोडक्ट, कोई नया स्टार्टअप, कोई नई टेक्नोलॉजी बनाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उसको लगता था कि बनाऊंगा मैं, पर बेचना तो मुझे अमेरिका में ही है। पर आज ये सच नहीं है। आज हम खुद के लिए बनाते हैं।
हम पहले सिस्टम्स हमारे लिए तैयार करते हैं, बाद में हम दुनिया को बताते हैं कि देखो हमारी काबिलियत क्या है। तो ये बदला है पिछले 25 सालों में। और मैं इसी परिप्रेक्ष्य में सारे युवाओं को और जो भी सामान्य जन अवेलेबल हैं उनको कहता हूँ कि आप जब समाज में जाते हैं तो इस बात की एक अलग जगह है कि हाँ, पहले हुआ होगा ऐसा कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था तब भारत तैयार नहीं था, जब इंटरनेट आया तब भारत तैयार नहीं था, पर आज जब एआई आया है तब भारत तैयार है। और आज हम नहीं जागेंगे तो फिर कब जागेंगे? तो आज हमारे पास टेक्नोलॉजी है, आज हमारे पास कंज्यूमर है, आज हमारे पास मार्केट है, आज हमारे पास इन्वेस्टर्स है। हमारे पास कोई ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं है कि चाय बनानी है और ये वाला मसाला कम पड़ रहा हो, सब है हमारे पास। बस हमको ज़रूरत है तो ये जानने की कि चाय बनानी है और पीनी है, और फिर दूसरों को बताना है कि हमारे जैसी चाय कोई नहीं बनाता। नहीं, आगे बढ़ते हुए जैसे मैंने कहा कि पिछले 10-15 सालों में ये बहुत कुछ बदला है, पर अब आगे किस दिशा में जा सकते हैं? तो जब लोग एआई के बारे में सोचते हैं, सबको सबसे पहले दिमाग में आता है गूगल का नाम, माइक्रोसॉफ्ट का नाम, कुछ ओपन एआई का नाम कहेंगे, कोई टेस्ला नाम बोलेगा, क्योंकि हमको लगता है ये बड़े कॉरपोरेशंस हैं, ये ही बना सकते हैं। पर दूसरी तरफ मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि जो जितना बड़ा कॉरपोरेट होगा वो उतनी ही बड़ी प्रॉब्लम पे काम करेगा। वो छोटी प्रॉब्लम पे काम करने में अपना टाइम एनर्जी वेस्ट नहीं करेगा। आज हम इंडिया में देखते हैं, आप अगर अभी किसी भी किराने की दुकान पे जाएं, सुपरमार्केट में जाएं, आप अगर जाएंगे कि मेरे को टोमेटो सॉस खरीदना है तो आपको कम से कम 15 बड़े ब्रांड मिल जाएंगे। आपको आईटीसी का प्रोडक्ट मिलेगा, हिंदुस्तान यूनिलीवर का मिलेगा, बहुत सारे बड़े बड़े कंपनी का आपको प्रोडक्ट वहाँ मिलेगा। पर आप वहाँ जाके कहें कि मुझे हींग खरीदनी है, मुझे जीरा खरीदना है, तो आपको बड़े कॉरपोरेट्स के नाम नहीं मिलेंगे, आपको आपके लोकल उद्यम मिलेंगे, एमएसएमईज, लोकल एजेंसीज जो छोटे छोटे ज़रूरतों को ध्यान देती हैं और उनके लिए प्रोडक्ट्स मार्केट में लाती हैं। क्या वो बिज़नेस नहीं बनाते? मैं कहता हूँ कि वो बिजनेसेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं बजाय कि माइक्रोसॉफ्ट या गूगल जो काम कर रहे हैं उससे, क्योंकि वो सोसाइटी की वो प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं जिनको सॉल्व करने की हिम्मत गूगल या माइक्रोसॉफ्ट कर ही नहीं रहा। मैं ये नहीं कह रहा कि वो कर नहीं सकते, पर वो कर ही नहीं सकते क्योंकि उनमें वो हिम्मत नहीं है। बस हमको ये जानना है कि क्या हम में वो हिम्मत है, क्या हम हमारी सोसाइटी की ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को देखेंगे और क्या हम कोशिश करेंगे कि एआई से हम उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके मन में आएगा कि सर ठीक है, कर भी सकते हैं, करना भी चाहिए, करें क्या, कैसे करें? तो इसमें मैं कहूँगा कि इंडिया में ऑलरेडी बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिसका एक ग्लोबल रिकग्निशन है। जैसे कि इंडिया का जो मेडिकल सेक्टर है, आज की डेट में सारी दुनिया से लोग इंडिया में आते हैं, ऑपरेशंस के लिए आते हैं, रॉ मटेरियल खरीदने आते हैं, मेडिकल इक्विपमेंट खरीदने आते हैं। हमारा ऑलरेडी एक बहुत बड़ा नाम है, तो क्या हम उस सेगमेंट में कुछ कर सकते हैं? दूसरा मैं कहूँगा कि एग्रीकल्चर के लिए इंडिया पूरी दुनिया में जाना जाता है। आज ही नहीं, आज से 100-200 साल पहले भी हमको सोने की चिड़िया कहते थे, तो इसलिए नहीं कहते थे कि हमारे घर में सोने की चिड़िया थी, वो इसलिए कहते थे कि हमारे पास वो नेचुरल रिसोर्सेज हैं कि चाहे कैसी भी आपदा आ जाए, भारत में हमेशा खाने के लिए अन्न मिलता है। तो ऐसे समय में जब हमारे पास एग्रीकल्चर का इतना बड़ा वास्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी है, तो क्यों ना हम कोशिश करें कि हम प्रिसीजन एग्रीकल्चर, हम स्टोरेज, फूड प्रोसेसिंग, इस तरह के एरियाज़ में नए स्टार्टअप्स लगाने की कोशिश करें। स्पेशली एआई को हम यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे कि हमको देखना है कि कम से कम समय में और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट के साथ कैसे हम फार्म प्रोड्यूस को आम जनता तक और सारी दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। इसमें एआई हमारी बहुत मदद कर सकता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। मैंने कुछ बच्चों का प्रोजेक्ट देखा था, उन्होंने एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाया। उन्होंने कहा कि फसल खराब क्यों होती है, तो उन्होंने कहा सबसे बड़ा कारण है कि कीट पतंगे फसल खा जाते हैं। ये सबसे बड़ा कारण है। आज भी भारत में मेजॉरिटी लोग जो कृषि पे डिपेंडेंट हैं वो जानते हैं कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि कीट पतंगे फसल खा जाते हैं, फसल खराब हो जाती है। तो उन बच्चों ने कहा कि कौन से कीट पतंगे, तो उन्होंने कहा बहुत सारे होते हैं।
तो उन्होंने कहा कि चलो हम एक काम करते हैं। उन्होंने पत्तों की फ़ोटो लेना स्टार्ट किया और पत्तों की फ़ोटो लेके बड़े बुजुर्ग जो गांव में थे उनसे पूछा कि देखो ऐसे पत्ता खाता है तो कौन सा कीट होता है, ऐसे पत्ता खाता है तो कौन सा जानवर होता है। और उन्होंने ऐसा डेटा बनाना स्टार्ट किया। कुछ 5-7 बच्चों ने मिलकर बहुत बड़ा डेटा तैयार किया और एक ऐप तैयार कर दी। उस एप्लीकेशन को अब आप जब एक फ़ोटो खींचते हैं किसी पत्ते की तो वो आपको बता देता है कि ये कौन सा कीट पतंगा है जो ये फसल ख़राब कर रहा है, और साथ में वो ये भी बता देता है कि इसके लिए कौन सा स्पेसिफिक आपको दवाई यूज़ करनी है। और इससे अभी जो बहुत ज़्यादा मात्रा में हम दवाई यूज़ कर रहे हैं फसलों पे, वो दवाई भी बचती है और साथ ही साथ खर्च भी बचता है। और इसके अलावा और भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं। स्पेशली जब हम एआई के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में ये आता है कि एआई एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो इंसान को रिप्लेस करेगी। इससे बड़ा झूठ नहीं हो सकता है, नहीं, क्योंकि इंसान को रिप्लेस नहीं कर सकते। एआई वो टेक्नोलॉजी है जो इंसान की मदद करती है। आप एआई को एज अ असिस्टेंट सोचना शुरू करें। अच्छा, फिर आप सोचते हैं कि अच्छा क्या बनाएं सर हम, तो आप ये देखिए कि लेट से कोई नया स्टार्टअप करता है, कोई भी नया बिजनेस शुरू करता है, उसको सबसे बड़ा चैलेंज आता है, उसको लोग नहीं मिलते, स्किल्ड लोग नहीं मिलते, उसको एक अच्छी टीम नहीं मिलती, या टीम मिलती है तो उसके पास बजट नहीं होता। तो आप ऐसे स्टार्टअप्स को टारगेट करें और देखें कि उनको ऐसे कौन से मैन पावर, कौन से वर्कफोर्स की ज़रूरत है, और क्या हम उस वर्कफोर्स को हेल्प करने के लिए कोई सॉल्यूशन बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आज आप में से बहुत सारे सोचते होंगे कि मुझे स्टार्टअप करना है, आप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट करना चाहते हैं, पर हो सकता है आपको नहीं पता कि मार्केटिंग कैसे होती है। तो आप सोचते हैं कि किसी मार्केटिंग वाले को हायर करना पड़ेगा, पर उसको देने के लिए सैलरी आपके पास नहीं है। तो ऐसे में आप सोचते हैं कि चलो नहीं करते हैं स्टार्टअप, घर से पैसा लग जाएगा, पता नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। पर सोचिए अगर आपके पास आज एक ऐसा असिस्टेंट हो कि जो आप किसी भी स्टार्टअप को दे सकें और वो उसके लिए मार्केटिंग का जो एफर्ट है वो रिड्यूस करके 10% कर दे। तो आज हर बच्चा जिसके मन में ये सवाल था कि मार्केटिंग कैसे होगी, मुझे नहीं आता, शायद वो भी हिम्मत करेगा। इसी तरह जो जमे जमाए बिजनेसेस हैं, अगर आप बड़े कॉरपोरेट हाउसेस को देखेंगे, हमको लगता है कि आज मान लीजिए मैंने एचआर, ह्यूमन रिसोर्सेज का कोई सॉफ्टवेयर, कोई सॉल्यूशन बना दिया, तो कोई बड़ा कंपनी मुझसे क्यों खरीदेगा? माना नहीं खरीदेगा। क्यों? क्योंकि आप जाके जिसको बोलेंगे उसको लगेगा कि ये सॉफ्टवेयर खरीद के मेरी जॉब चली जाएगी, तो वो शायद आपको सपोर्ट ना करे। पर अगर आप किसी को जाके ये समझाएं कि आज नहीं तो कल इस टेक्नोलॉजी ने समाज को बदलना ही है, तो शायद उसी एचआर टीम में से कोई आपके साथ को फाउंडर बनने को तैयार हो जाए और वो कहे कि मुझे पता है कि एचआर टीम्स को क्या चाहिए, मुझे पता है क्या प्रॉब्लम्स आती है, मुझे पता है कि सुबह से शाम तक मेरे 3 घंटे कहाँ वेस्ट हो जाते हैं। तो शायद वो आपको वो बारीकियां निकाल के दे जो आप इस तरह के सॉल्यूशंस में ऐड कर सकते हैं। तो मैं कहूँगा कि बहुत सारे स्कोप हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आपके पास बहुत सारे मार्गदर्शक हैं। स्वावलंबन केंद्र जैसा एक सेंटर है जहाँ पे आप आके अपने इस तरह की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। आपके पास इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, हमारे जैसे बहुत सारे शिक्षकगण हैं जो हमेशा मदद करने के लिए तैयार हैं। तो मैं यही कहूँगा कि ये सही समय है, हम तैयार हैं, बस हमको एक इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है, और वो इनिशिएटिव लेने में भी बहुत सारे लोग हमारी मदद करने के लिए तैयार हैं। बस हमको चाहिए कि अब बस हमको थोड़ा हिम्मत करना है और हमको नौकरी माइंडसेट से बाहर आना है। आज सुबह एक वक्ता शब्द बोल रहे थे, सरकारी नौकरी छोड़ो। मैं कहता हूँ कि सरकारी नौकरी शब्द ही गलत है। आप देखें कहीं पे भी किसी भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट में सरकारी नौकरी या गवर्नमेंट जॉब वर्ड होता ही नहीं है, वहाँ शब्द होता है गवर्नमेंट सर्विस, राजकीय सेवा। तो सबसे पहला तो समाज में हमको यही बदलाव लाने की ज़रूरत है कि जो गवर्नमेंट सर्विस में जा रहे हैं वो नौकरी करने नहीं जा रहे, वो सेवा करने जा रहे हैं। अगर आप में वो सेवा भाव है, आपको लगता है कि मुझे समाज बदलना है, तो आप उस दिशा में जाएं, ज़रूर जाएं, और उसके लिए जो लगता है पूरी मेहनत करें। अपना 2 साल 4 साल देने पड़ते हैं तब भी दें, पर अगर वो सेवा भाव है तो। अगर आप सोचते हैं कि ये करियर ऑप्शन है, ये एक नौकरी है जिससे कि घर चल जाएगा, तो आप गलत सोचते हैं। मैं कहूँगा कि फिर अपने 2-4 साल तैयारी में ख़राब करने की बजाय 2-4 साल किसी एक आइडिया को दें
तो शायद वो आइडिया सिर्फ आपको ही नहीं, आपके पूरे समाज को बदलने की पावर रखेगा। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। आयोजनकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद और पूरी ऑडियंस को पेशेंटली मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। कार्यक्रम के आगे के चरण में